दोस्तों, आखिरकार आप सबने टारगेट पूरा कर दिया। 50 लाइक और 20 कमेंट पूरे हो चुके हैं। आपके सपोर्ट ने फिर से साबित कर दिया कि ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आप सब मिलकर इसे आगे धकेलते हो। और जैसा वादा किया था, अब आपकी मेहनत का इनाम ये रहा आपका बोनस एपिसोड। कहानी का नया हिस्सा अभी तुरंत शुरू हो रहा है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हर टारगेट के बाद आपको एक नया ताजा एपिसोड मिलता रहे। चलिए, अब ये लो बोनस एपिसोड, बाकी मैं नए एपिसोड पर जा रहा हूं काम करने। एपिसोड 271 क्या संयोग है। हेमंत भाई, आप भी क्या खूब सोचते हैं। आलोक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और राधा का नंबर मिलाया। सारी स्थिति समझाने के बाद आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन ने कहा है कि हम लोग छोटे सुपरमार्केट में प्रतीक्षा करें, वो बस पहुंच ही रही है। ठीक है, जल्दी करो। हेमंत ने सिर हिलाया और सब लोग सीधे छोटे सुपरमार्केट की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने जय सिंह और किरण को वहां खड़ा देखा। मर्सिडीज में बैठे उस युवक की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने उत्तेजित होकर कहा, मैं इसी की बात कर रहा था। देखा देखा, अब तुम सबको विश्वास हुआ। किसी ने एक शब्द नहीं कहा और मर्सिडीज वाले युवक ने सोचा कि वे सब चुप हो गए हैं और वह और भी गर्व महसूस करने लगा। फुसफुसाते हुए बोला, क्या कहते हो दोस्तों, चलें और थोड़ा आनंद लें। उसे अनदेखा करते हुए आलोक और हेमंत ने एक दूसरे को देखा। हेमंत ने हल्का सा सिर हिलाया और आलोक इशारा समझ गया। वह सीधे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, किरण दीदी आप भी यहाँ हैं। किरण ने आलोक को देखकर चौंकते हुए कहा, आलोक तुम लोग भी यहाँ हो। हाँ, हम लोग यहाँ आनंद लेने आए हैं। तुम लोगों का क्या? आलोक ने उत्सुकता से पूछा। हम राधा के साथ आए हैं, किरण ने कहा। राधा ने हमारे लिए एक निजी कमरा बुक किया है, तो फिर अलग से व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो साथ में आनंद लेते हैं। आलोक ने तुरंत कहा, हम एक बढ़िया वीआईपी कमरा लेने वाले हैं, वह बहुत बड़ा है, सब लोग साथ में आनंद ले सकते हैं। तो शायद नहीं, किरण ने मना करना शुरू ही किया था कि तभी जय सिंह बोल पड़ा, बहुत बढ़िया, चलो साथ में आनंद लेते हैं, जितने अधिक लोग हों उतना ही अच्छा। क्या? किरण एक पल के लिए चौंक गई और उलझन में जय सिंह की ओर देखने लगी। आलोक और बाकी लोगों के इरादे साफ तौर पर ठीक नहीं थे और जय सिंह फिर भी उनके साथ जाने की योजना बना रहा था। लेकिन किरण को यह नहीं पता था कि इस बार जय सिंह ने आलोक और उसके गिरोह को एक और हार का स्वाद चखाने की योजना बनाई थी। जय सिंह को लगा कि दिनेश एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे में समस्या थी। इसलिए जय सिंह ने भविष्य की गलतियों से बचाने के लिए उसकी ओर से बच्चे को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। जय सिंह के शब्द सुनकर आलोक बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी से बोला, बहुत बढ़िया, तो मैं व्यवस्था करता हूँ। मुड़कर आलोक ने हेमंत को एक जानी पहचानी नज़र से देखा और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। हेमंत भी मन ही मन हंस रहा था। वे कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक नशे में थे और जब वे जागे तो हर कोई गुस्से से भरा हुआ था। सुबह वे सब एक साथ इकट्ठे हुए रणनीति पर चर्चा की और जय सिंह को नीचे गिराने का कोई उपाय खोजने की तैयारी की। और जैसे ही उन्होंने एक योजना बना ली थी और सोच रहे थे कि दोपहर में जय सिंह और किरण को कैसे फुसलाकर लाया जाए, वे यहीं पर उनसे टकरा गए। ये कैसा अवसर था, यह आलोक की अपनी ही करनी थी। सुबह उठने के बाद वह तुरंत बाहर चला गया था। सुनीता किराने का सामान खरीदने बाहर गई थी और दिनेश पिछली रात के नशे से जागा नहीं था, इसलिए किसी ने उसे जय सिंह के बारे में नहीं बताया था। उसके मन में जय सिंह अभी भी बस एक निर्धन व्यक्ति था जो बहुत पी सकता था और वह अभी भी अपना प्रतिशोध लेने पर तुला हुआ था। कुछ ही देर में राधा आ गई। ये सुनकर कि किरण आलोक और दूसरों के साथ खेलने को तैयार है, राधा भी बहुत प्रसन्न हुई। उसे एक अच्छी मेजबान न बन पाने की चिंता थी। एक बढ़िया वीआईपी कमरा खोला गया और अपनी अमीरी दिखाने के लिए हेमंत ने लगातार तरह तरह के नाश्ते और मिठाइयाँ मंगवाईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने विदेशी शराब की कई बोतलें भी मंगवाईं, जिनमें से प्रत्येक की लागत हजारों में थी। मर्सिडीज वाला युवक स्थिति से अनजान हेमंत को इतना कुछ मंगवाते देख तिरस्कार पूर्वक बोला, हेमंत भाई तुम इतनी शराब क्यों मंगवा रहे हो? क्या तुम ये सब खत्म भी कर पाओगे? जब तुम बाहर आनंद लेने आते हो तो तुम्हें पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए। हेमंत ने हंसते हुए कहा, यह विदेशी शराब तो बस हमारी भूख बढ़ाने के लिए है, चलो बियर की 10 पेटियां और लाओ। मर्सिडीज वाला युवक घूरता रहा, अरे क्या तुम नहाने की योजना बना रहे हो? 10 पेटियां हम दो भी खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे खत्म नहीं कर पाए तो हम इसे बाद के लिए बचा लेंगे। हेमंत हंसा। वास्तव में यह वही रणनीति थी जिस पर उन्होंने चर्चा की थी। जय सिंह की शराब सहनशीलता निर्विवाद थी, लेकिन आखिरकार तुम्हारा पेट केवल इतना ही तो रख सकता है ना? बहुत अधिक पीने से तुम फट जाओगे, है ना? अगर स्पिरिट्स तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती तो चलो बियर आजमाते हैं। 10 बोतलें कोई समस्या नहीं, लेकिन 20 का क्या? 30, 50, 100, भले ही तुम्हारा पेट बहुत बड़ा हो, 100 बोतलें फिर भी उसे फोड़ देंगी, है ना? इसके अलावा शराब से शुरू करके फिर बियर मिलाना और भी असहनीय है। आज वे जय सिंह को यहाँ मेज के नीचे लुढ़का देने पर तुले हुए थे। और फिर किरण थी। एक बार जय सिंह गिर गया तो किरण को संभालना आसान हो जाएगा। मर्सिडीज में बैठे युवक ने हेमंत के चेहरे के भावों को देखा और स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वह जय सिंह को नशे में धुत करना चाहता है। वास्तव में मर्सिडीज वाला युवक भी बहुत नाखुश था।
जब से किरण आई थी वह जय सिंह के बगल में बैठी थी और दूसरी तरफ किसी के बैठने के लिए सोफा नहीं था। इससे उनके लिए किरण के पास जाना असंभव हो गया था, जिससे वे सभी बहुत निराश थे। स्थिति को देखते हुए अगर उन्होंने जय सिंह को नशे में नहीं डुबोया तो उनमें से किसी को भी उसके करीब जाने का अवसर नहीं मिलेगा। चलो कुछ स्पिरिट्स से शुरू करते हैं। हेमंत ने स्पिरिट्स की बोतल खोली, प्रत्येक व्यक्ति को एक बड़ा गिलास दिया और मुस्कुराया। खैर जय भाई, आप अभी भी मेहमान हैं, हम हमेशा की तरह नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जय सिंह यहाँ पीने के लिए ही आया था, इसलिए उसने निश्चित रूप से कुछ और नहीं कहा। यही तो बात है, चलो शुरू करते हैं। हेमंत हंसा, एक बार जब हम इन स्पिरिट्स को खत्म कर लेंगे तो हम बियर शुरू करेंगे दोस्तों। जय सिंह बस बिना कुछ कहे मुस्कुराया। हेमंत ने सबसे पहले एक गिलास स्पिरिट्स के साथ नेतृत्व किया, जबकि जय सिंह ने 2 पिए। जय सिंह ने बिना किसी शिष्टाचार के उसे एक ही बार में पी लिया। फिर सभी ने बारी बारी से पिया और जब सभी पी चुके तो कोई स्पिरिट्स नहीं बची थी। मतलब जय सिंह के पास जवाब में पिलाने का कोई उपाय नहीं था। स्पिरिट्स खत्म हो गई हैं, क्या मैं जवाब में बियर का उपयोग करूं? जय सिंह मुस्कुराया। ये कैसे ठीक हो सकता है? हेमंत ने कहा, स्पिरिट्स और बियर ये 2 अलग अलग खेल के मैदानों की तरह है, आप उन्हें इस तरह नहीं मिला सकते। चलो अब बियर पीते हैं, लेकिन चूंकि हमने पेय बदल दिया है हमें फिर से नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। पहले हम आपको पिलाएंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय सिंह हल्के से मुस्कुराया। जब पीने की बात आती थी तो वह किससे डरता था? चलो शुरू करते हैं। हेमंत हंसा, यहाँ हम मर्दों की तरह पीते हैं, एक एक बोतल से घिन आती है। ऐसा करते हैं, मैं एक बार में 3 बोतलें पीता हूं, तुम 6 पियो, कैसा रहेगा? मर्सिडीज वाला युवक कुछ उन लोगों के साथ जिन्होंने जय सिंह को पहले नहीं देखा था, सभी हंस पड़े। अरे कमरे में 17 या 18 लोग थे, जय सिंह और किरण को छोड़कर लगभग 15 या 16 लोग बचे थे। अगर हर कोई जय सिंह को 6 बोतलें पिलाए तो ये लगभग 100 बोतलें थीं। एक देवता को भी खुद को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, है ना? कोई समस्या नहीं, जय सिंह का वही जवाब था। हेमंत की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। क्या ये लड़का मूर्ख है? अभी भी कोई समस्या नहीं, उसने सोचा, जब तुम बाद में उल्टी करोगे तब देखते हैं कि तुम्हें अभी भी कोई समस्या है या नहीं। तुम्हें पीपी का मार डालेंगे कमीने। ठीक है तो शुरू करते हैं। हेमंत ने सीधे 3 बोतल बियर पी ली। बिना किसी हिचकिचाहट के जय सिंह ने 6 बोतलें सीधे अपने पेट में उतार लीं। मैं दूसरा जाऊंगा, आलोक ने तुरंत शोर मचाया। 3 बोतलें, 6 बोतलें, जरा सी भी समस्या नहीं। मेरी बारी, मेरी बारी। हर कोई अगला जाने के लिए हाथापाई करने लगा और ऐसा ही चलता रहा। 3 बोतलें, 6 बोतलें, 3 बोतलें, 6 बोतलें, 3 बोतलें, 6 बोतलें। 1 घंटा बीत गया, एक दौर खत्म हो गया। जय सिंह 86 बोतलें पी चुका था, फिर भी उसके चेहरे का भाव नहीं बदला। यहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध था। 1 घंटे में 86 बोतलें, ये किस तरह का जादू था? उन्हें नहीं पता था कि जय सिंह जो शराब पी रहा था उसे सीधे डिवावरिंग द हेवंस टेक्निक सोख रही थी। दूसरे शब्दों में जय सिंह ने इस पूरे समय वास्तव में कुछ भी नहीं पिया था। इस सब के बीच जय सिंह कभी कभी अंगूर और तरबूज खाता रहता, पूरी तरह से आराम से। ठीक है, तुम सब की बारी हो गई, अब मेरी बारी है ना? जय सिंह मुस्कुराया और किरण से कहा, किरण जाओ राधा से कहो कि 100 पेटी बियर और ले आए। 100 पेटी, सब एक साथ चिल्लाए। हेमंत लगभग उछल पड़ा, क्या तुम पागल हो गए हो? 100 पेटी तुम आखिर करने क्या वाले हो? पीना और क्या? जय सिंह हंसा, ऐसा नहीं है कि हम सब रोज इतने प्रसन्न होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें जारी रखना होगा। लड़के बियर पी रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है? चलो किरण जल्दी से व्यवस्था करो। अरे हेमंत घबरा गया, 100 पेटी क्या तुम इतनी पी भी सकते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार बियर बाहर आ गई तो वह वापस नहीं होगी और तुम्हें उसके लिए भुगतान करना होगा। एक पेटी 500 की है, 100 पेटी यानी 50,000। क्या तुम उसका भुगतान कर रहे हो? कोई समस्या नहीं, आज के सारे खर्चे मेरे ऊपर हैं। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, किरण जाओ व्यवस्था करो। ठीक है। किरण उस काम को देखने के लिए उछल पड़ी। इस बीच राधा को उसका मैनेजर डांट रहा था। राधा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि होस्टेस बनने पर विचार करो, यह वेट्रेस की नौकरी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। देखो महीने के अंत में 2 दिन बचे हैं, तुम्हारी बिक्री में कितनी कमी है? अभी अभी को मिलाकर भी तुम अभी भी 8,000 कम हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन 2 दिनों में इतनी बिक्री कर सकती हो? राधा ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली, मैनेजर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मुझे ये पूरी कोशिश करूंगी वाली बातें मत सुनाओ। अगर तुम पर्याप्त बिक्री नहीं करोगी तो या तो तुम बाहर हो या तुम होस्टेस बन जाओ। मैनेजर रुका, राधा के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो, तुम निश्चित रूप से होस्टेस बनने के लिए उपयुक्त होगी। कुछ खुले कपड़े पहनो, थोड़ी और खुली बनो और तुम अंतहीन पैसा कमाओगी, तुम्हारे अभी के काम से कहीं अधिक उज्ज्वल भविष्य। मैनेजर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। राधा डर के मारे पीछे हट गई। तभी किरण दौड़ती हुई आई, राधा मुझे बियर चाहिए, 100 पेटी। यह कौन है जो इतनी पी सकता है? मैनेजर मुड़ा, किरण को देखा और अचानक हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या राधा की आंखें भी चौड़ी हो गई? कितनी? 100 पेटी, किरण ने कहा।
अभी क्या हम अभी 10 पेटी नहीं लाए थे और तुम्हें अभी भी और चाहिए? राधा चौंक गई। 100 पेटी? क्या तुम उसे खत्म भी कर सकते हो? वह तो नहाने के लिए काफ़ी है, बस व्यवस्था कर दो, बस इतना ही। किरण मुस्कुराई और बोली, मैं अब वापस जा रही हूँ। राधा अभी भी यह सब समझने की कोशिश कर रही थी जब मैनेजर ने किरण को जाते हुए देखा और जल्दी से राधा की ओर मुड़ा। राधा, वह कौन है? मेरे पड़ोस में रहने वाले परिवार की एक बच्ची है, राधा ने जवाब दिया। तुम्हारी पड़ोसी? मैनेजर ने ठंडी हंसी के साथ उपहास किया। वह राधा की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानता था, उसके पड़ोसियों की क्या हैसियत हो सकती है? कौन सा निजी कमरा? मैनेजर ने पूछा। राधा द्वारा उसे कमरे का नंबर बताने के बाद मैनेजर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और एक उपहास के साथ चला गया। राधा जल्दी से बियर की व्यवस्था करने में लग गई। 100 पेटी बियर के साथ इस महीने की उसकी बिक्री अब कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें इतनी सारी बियर की क्या आवश्यकता थी। क्या वे उसमें नहाने जा रहे थे? 100 पेटियां निजी कमरे में पहुंचा दी गईं। सर्वरों की एक पूरी टीम काम में लग गई। हेमंत और अन्य लोग डर से कांप रहे थे। जय सिंह ने 86 बोतल बियर बिना पेट में कोई बदलाव हुए पी ली थी और अभी भी फल खा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पीना जारी रखने में कोई समस्या नहीं होगी। क्या इस बार उन्हें बड़ा नुकसान होने वाला था? एक बार जब सब चले गए तो जय सिंह खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब मेरी बारी है जाम पिलाने की। हम सब यहाँ भाई हैं, चलो इसे सरल रखते हैं। मैं 10 बोतलें पीता हूँ, तुम लोग 5-5 कैसा रहेगा? अरे तुम कहो पियो और हम बस पी ले। मर्सिडीज वाला युवक सबसे पहले उछल पड़ा। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं नहीं पीऊंगा। अमित, चुप चुप हो जाओ। हेमंत ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए, क्या हम इस आदमी से दुश्मनी मोल ले सकते हैं? क्यों? मर्सिडीज वाला युवक हैरान था। वह एक बाहरी व्यक्ति है, उससे दुश्मनी मोल लेने में क्या डर है? चलो बाहर बात करते हैं, लेकिन हमें अभी भी पीना होगा। हेमंत ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। उसे याद आया कि कल उनके साथ कितनी बुरी तरह से निपटा गया था। ऐसा लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पेटी को गले लगाया और उसे मेज पर रख दिया, फिर एक के बाद एक 10 बोतलें खोली। मैं पहले जाम के तौर पर पीता हूँ, ये कहकर उसने एक के बाद एक 10 बोतल बियर पी ली। कमीना, यह क्या जादू है? जब तक हम सबका दौर खत्म होगा उसे 160 बोतलें पीनी पड़ेंगी। पिछली 86 बोतलों के साथ ये कुल मिलाकर लगभग 250 बोतलें हैं और उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आलोक ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। मुझे विश्वास नहीं है कि वह दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। पियो, हेमंत ने धीरे से कहा। 5 बोतल बियर, बस पेट फूलेगा। उसे पीकर मेज के नीचे गिरा। दो समूह ने अपनी उदास पीने की होड़ शुरू की और 2 घंटे बाद उन्होंने आखिरकार दौर पूरा कर लिया। जय सिंह पूरी तरह से ठीक था, लेकिन हेमंत और बाकी सभी के पेट फूले हुए थे। अरे वो सच में ठीक है। आलोक हक्का बक्का रह गया। वह इंसान है या भूत? नहीं, हम और नहीं पी सकते। अगर हम पीते रहे तो मैं उल्टी करना शुरू कर दूंगा। मर्सिडीज वाले युवक ने फुसफुसाया। चलो निकले निकले मेरी बला से। हमने इतना पिया और उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्या हमारी इज्जत नहीं जा रही है? हेमंत ने फुसफुसाया। जारी रखो बकवास, क्या तुम और पी भी सकते हो? मर्सिडीज वाला युवक भी हताश हो रहा था। मेरी तो पैंट गीली होने वाली है। अगले दौर में हमें पीने की जरूरत नहीं है, बस उसे पीने के लिए मजबूर करो। ठीक है, हेमंत ने कहा। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? वह कोई मूर्ख नहीं है, मर्सिडीज वाले युवक ने जवाब दिया। इसके अलावा इसमें नियम कहाँ है? कौन कहता है कि यह एक नियम होना चाहिए? हम पासा खेल सकते हैं, हेमंत ने हंसते हुए कहा। हम में से इतने सारे यहाँ हैं, क्या हम उसे खेलकर मार नहीं सकते? आह सुझाव पर सबकी आंखें चमक उठी, जो काफी अच्छा लग रहा था। हम कैसे खेलें? हम उसे कैसे घेरें? आलोक ने बड़बड़ाया। हे, हेमंत हंसा खड़ा हुआ और बोला, जय भाई, ये दौर भी हो गया। ठीक है, हमारे स्थानीय रिवाज के अनुसार हम आगे एक खेल खेलते हैं। ऐसा करते हैं, चलो पासा खेलते हैं। तुम क्या कहते हो? जो भी हो, जय सिंह ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो ये तय हो गया, हेमंत ने हंसते हुए कहा। आह, तुम हमारे चंद्रपुर की परंपरा पर विश्वास नहीं करोगे। अतीत में लोग निर्धन थे, देखो, और शराब कीमती थी, मिलना कठिन था। इसलिए अगर शराब होती तो विचार ये था कि मेहमान को पहले पेट भरकर पिलाया जाए, और इस प्रकार यह रिवाज चला आ रहा है। यहाँ पासा खेलने का नियम यह है कि इतने सारे लोगों की उपस्थिति में मेजबान और मेहमान दोनों पासा फेंकते हैं। जिसका स्कोर अधिक होता है उसे पीना नहीं पड़ता। हेमंत ने जोड़ने से पहले रुका, हालांकि इसे महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। इसका मतलब है मेजबान एक समूह के रूप में और मेहमान दूसरे के रूप में, ये देखने के लिए कि किस पक्ष को सबसे अधिक संख्या मिलती है। यदि मेहमान पक्ष सबसे अधिक फेंकता है तो मेजबान पक्ष को पीना होगा। यदि मेजबान पक्ष सबसे अधिक फेंकता है तो मेहमानों को पीना होगा। इन शब्दों पर भीड़ हंसी में फूट पड़ी। यह व्यवहारिक रूप से धमकाने जैसा था। उनके पक्ष में 16 लोग थे और जय सिंह के पक्ष में किरण पीती नहीं थी, केवल जय सिंह बचा था। दूसरे शब्दों में, क्या जय सिंह अकेले उनके 16 से तुलना करने वाला था? 16 लोग, क्या संभावना है कि जय सिंह शीर्ष पर आ सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो वे बस जय सिंह को नशे में धुत करने के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि जय सिंह को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। तो सब हैरान थे कि जय सिंह मान गया और हेमंत तुरंत हंसकर बोला, अच्छा तो ये तय हो गया, चलो शुरू करते हैं, लेकिन पीने के नियम होने चाहिए।
मात्रा चाहे जो भी हो दोनों पक्षों द्वारा पी जाने वाली शराब समान होनी चाहिए। हेमंत ने अचानक कहा, उदाहरण के लिए वर्तमान स्थिति में यदि आप जीतते हैं तो हम में से प्रत्येक एक बोतल पिएगा, कुल 16 बोतलें। हालांकि यदि आप हारते हैं तो आपको सभी 16 बोतलें पीनी होंगी। इसे मेजबान और मेहमान दोनों के लिए निष्पक्षता कहा जाता है। भीड़ फिर से हंस पड़ी। निष्पक्षता, मेरी बला से यह स्पष्ट रूप से धमकाना है, कोई समस्या नहीं। जय सिंह ने अभी भी सिर हिलाया जैसे कि उसने इस अन्याय पर ध्यान ही नहीं दिया हो। अरे मौत को बुलावा दे रहा है क्या? मर्सिडीज वाले युवक ने हंसते हुए फुसफुसाया। ठीक है तो ऐसा ही है, हेमंत ने तुरंत कहा। चलो पासा लाओ, पासा लाओ। सब तैयार हो गए, अपने पासे हिलाए और उन्हें मेज पर रख दिया। वास्तव में हेमंत का समूह कुत्तों की तरह स्थिर था। 16 लोग, अगर उन्होंने जय सिंह को फिर से जीतने दिया तो वे मर ही जाएं तो बेहतर है। ठीक है खोलो, हेमंत चिल्लाया और उनमें से एक ने आगे बढ़कर जय सिंह का पासा खोला। 2 3 6 11 हेमंत ने घोषणा की। बहुत छोटा भी नहीं है। सब हंस रहे थे। ये बस एक मध्यम संख्या थी, निश्चित रूप से वे जय सिंह को हरा सकते थे। लोगों ने अपने पासे खोलने शुरू किए लेकिन देखने के बाद वे सब जम गए। उनकी तरफ सबसे बड़ा 2 3 5 10 पॉइंट था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हेमंत ने सीधे तौर पर श्राप दिया। क्या उनकी किस्मत इससे भी बदतर हो सकती है? 16 लोग और कोई भी जय सिंह की मध्यम संख्या को नहीं हरा सका। ये किस तरह का मजाक था? तो मुझे लगता है कि मैं जीत गया है ना, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके लिए क्षमा करें, अब आपकी पीने की बारी है। 16 लड़के एक दूसरे को देख रहे थे। ये वास्तव में खराब किस्मत थी। 16 लोग और एक भी व्यक्ति को नहीं हरा सके, कहने के लिए कुछ नहीं था। तुमने धोखा दिया है ना? मर्सिडीज वाले युवक ने गुस्से में चिल्लाया। भले ही मैंने धोखा दिया हो, मैं केवल अपने हाथों में पासे को नियंत्रित कर सकता था, जय सिंह ने एक निर्दोष चेहरे के साथ उत्तर दिया। क्या मैंने तुम्हारे हाथों में भी पासे फेंके थे? मर्सिडीज वाला आदमी अवाक रह गया और हेमंत ने अपने होंठ काटे, अपना हाथ हिलाते हुए। क्या हम सिर्फ एक बोतल के बाद एक ब्रेक ले सकते हैं? जरूर, कोई समस्या नहीं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अधिकतम 3 बोतलों के बाद एक ब्रेक। ठीक है ठीक है। हेमंत जोर से हंसा और तुरंत मेज पर हाथ मारा। फिर से एक और दौर और हेमंत के 16 लड़के लगभग अपने दांत पीस रहे थे पासे हिलाते हुए। लेकिन अंत में परिणाम वही था। जय सिंह की संख्या बड़ी नहीं थी लेकिन वे बस उसे हरा नहीं सके। ये 2 बोतलें हो गई। जय सिंह मुस्कुराया और कहा, आह खैर, आज मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। दोस्तों क्षमा करें लेकिन ऐसा लगता है कि आपको पीना होगा। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। उनमें से प्रत्येक को ऐसा लग रहा था कि वे अपना दिमाग खोने वाले हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? फिर से हेमंत दहाड़ा और भीड़ ने बारी बारी से अपने पासे हिलाए। परिणाम अलग नहीं था। जय सिंह फिर से जीत गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मर्सिडीज वाला आदमी मेज पलटने वाला था दहाड़ते हुए। ये कैसे संभव है? कमीने, तुमने निश्चित रूप से धोखा दिया है। ये कैसे हो सकता है? जय सिंह हल्के से मुस्कुराया। भाई, जब तुम बोलो तो तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, अन्यथा तुम्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर हेमंत और अन्य लोगों के पसीने छूट रहे थे। वे पहले भी भुगत चुके थे। लेकिन मर्सिडीज वाले आदमी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत गुस्से में भौंका, प्रतिशोध? तुम किसे डरा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? सुनो, ये चंद्रपुर है, यह मेरा इलाका है। तुम कहाँ से आए हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? मानो या न मानो, एक फ़ोन कॉल से मैं तुम्हें चंद्रपुर से रेंगते हुए बाहर निकलवा सकता हूँ। ओह सच में? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस आदमी के कंधे पर थपथपाते हुए। भाई शांत हो जाओ, मुझे छूना मत। मर्सिडीज वाले आदमी ने जय सिंह का हाथ झटक दिया। गुस्से में कहा, अब ये सारी बोतलें पियो वरना मैं अमित। बस करो। हेमंत ने जल्दी से उस आदमी को पीछे खींच लिया, फुसफुसाते हुए, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते? यह क्या बकवास है? दुश्मनी मोल नहीं ले सकते? क्या मुझे उससे डरना चाहिए? मर्सिडीज वाला आदमी दहाड़ा। हाँ, उसमें क्या खास है? बाहर से आकर और अभी भी हमारे चंद्रपुर में इतना घमंड दिखा रहा है। एक और अमीर दूसरी पीढ़ी ने गुस्से में चिल्लाया। एक कहावत है, एक शक्तिशाली ड्रैगन भी एक स्थानीय सांप को कुचल नहीं सकता। इसके अलावा क्या ये लड़का एक शक्तिशाली ड्रैगन भी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम घुटने टेक कर वह सारी शराब पियोगे जो तुमने मंगवाई है, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम रैंक कर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। सच में? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अमीर दूसरी पीढ़ी बोलने ही वाला था लेकिन तभी मर्सिडीज वाला आदमी अचानक एक दर्दनाक चीख के साथ मेज के नीचे गिर गया। ऐसे रो रहा था जैसे वो मरने वाला हो। अमित, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? भगवान अमित, हमें इस तरह डराओ मत। आधी भीड़ सदमे में चिल्लाई लेकिन हेमंत और अन्य सभी ने जय सिंह की ओर देखा। वे कल दोपहर इसी चीज से गुजरे थे, इसलिए वे ठीक ठीक जानते थे कि क्या हो रहा है। जय भाई, अमित ने आपको पहचाना नहीं, कृपया उदार बने और उसे क्षमा कर दें, हेमंत ने फुसफुसाया। क्या यह इस लड़के का किया धरा है? अमीर दूसरी पीढ़ी उछल पड़ी, मेज से एक बोतल पकड़कर गुर्राया। तुमने क्या किया? अरे हेमंत दहाड़ा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जय सिंह ने लापरवाही से उसके सीने पर थप्पड़ मारा। अमीर दूसरी पीढ़ी भी अमित की तरह जमीन पर गिर गया, रो रहा था और कांप रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था जैसे वह भी मरने वाला हो। पहले से घमंडी भीड़ अब स्तब्ध थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि जय सिंह के पास असली कौशल है।
वे मदद नहीं कर सके, लेकिन याद किया कि हेमंत ने अमित को क्या चेतावनी दी थी। इस आदमी से वास्तव में खिलवाड़ नहीं करना था। जय सिंह ने तरबूज का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाते हुए उसने इत्मीनान से कहा, एक शर्त है ना? तो क्या होगा? तुम पीने वाले हो या नहीं? अमित मर्सिडीज वाले आदमी का गला चीखने से बैठ गया था और उसने कांपते हुए कहा, मैं पीऊंगा। ये हुई न बात। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित को थपथपाया। अमित के शरीर पर पीड़ा तुरंत गायब हो गई। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब हक्के-बक्के रह गए। ये किस तरह की क्षमता थी? यह बहुत अविश्वसनीय था। इस क्षण अमीर दूसरी पीढ़ी ने भी ये देखा और जय सिंह की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, बड़े भाई मुझे क्षमा कर दो, कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैं भी पीऊंगा, सिर्फ पीना काफ़ी नहीं है। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसे घुटने टेक कर पीना होगा। अमीर दूसरी पीढ़ी लगभग खून की उल्टी करने वाला था। कुछ क्षण पहले वह अपनी विजय के संक्षिप्त क्षण का आनंद ले रहा था। जय सिंह से घुटने टेक कर सारी शराब खत्म करने की मांग कर रहा था। अब जय सिंह ने एहसान लौटाया, उसे घुटने टेक कर पीने के लिए कहा और वह नहीं जानता था कि क्या करे। खैर, क्या तुम पीड़ित रहना चाहते हो या तुम घुटने टेक कर पीना पसंद करोगे? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं घुटने टेकूंगा। अमीर दूसरी पीढ़ी ने कांपते हुए उत्तर दिया, अब और दर्द सहन करने में असमर्थ। पहले ही निश्चय कर लेते तो कितना अच्छा होता, खुद को और अधिक पीड़ा क्यों दी? जय सिंह हल्के से मुस्कुराया, फिर अमीर दूसरी पीढ़ी की पीठ पर थपथपाया जिससे उसका दर्द तुरंत गायब हो गया। वह घबराहट में उठा, मेज पर रखी शराब की बोतल तक पहुंचा, पीना चाहता था। तो तुमने घुटने न टेकने का निश्चय किया है ना? जय सिंह ने धीरे से कहा। अमीर दूसरी पीढ़ी डर से कांप गया, कमरे में मौजूद सभी को पीले चेहरे से देख रहा था। अगर वो अब घुटने टेकता तो भविष्य में उसका अंत हो जाता। जय भाई, हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? हेमंत ने जल्दी से मध्यस्थता करने की कोशिश की। ये हमारे बीच की बात है, क्या तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो? जय सिंह ने जवाब दिया। हेमंत ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, आलोक की ओर मुड़ गया क्योंकि आलोक ही उस व्यक्ति को लाया था। आलोक का चेहरा अजीब था जब उसने बड़बड़ाया, जय भाई, किरण दीदी, वास्तव में हम सब यहाँ दोस्त हैं। हम बस एक साथ आनंद लेना चाहते हैं। चीज़ों को इतना कठोर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा मेरे लिए हम इसे जाने दे, तुम्हें सम्मान दूं? जय सिंह हंसा। तुम कौन हो जो मेरे सम्मान के पात्र हो? आलोक को गुस्सा आ गया, उसने सख्ती से कहा, जय सिंह बहुत आगे मत बढ़ो। मैंने तुम्हें यहाँ एक दोस्त के रूप में आमंत्रित किया था, इसे इतना अच्छा मत बनाओ। जय सिंह ने आलोक को बीच में ही काट दिया। एक दोस्त के रूप में का क्या मतलब है? अगर किरण यहाँ नहीं होती तो क्या तुम मुझे आमंत्रित करते? मुझे नशे में धुत करना सब किरण के लिए है ना? हम सब यहाँ समझदार हैं, तो चलो दिखावा बंद करें। आलोक स्तब्ध था, तो जय सिंह उतना सीधा नहीं था जितना वह लग रहा था। उसने उसके इरादों को बहुत पहले ही समझ लिया था। आलोक ने गंभीरता से कहा, श्रीमान सिंह, मैं जानता हूं कि आप अपनी शराब पी सकते हैं और आपके पास कुछ चिकित्सा कौशल हैं, लेकिन यह मत भूलो ये चंद्रपुर है। क्या आपको डर नहीं है कि आप चंद्रपुर नहीं छोड़ पाएंगे? भविष्य की बातें भविष्य में निपटाई जाएंगी। जय सिंह ने इत्मीनान से कहा। चलो अब बस पीते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। क्या होगा अगर मैं नहीं पीता? आलोक ने गुस्से में चिल्लाया। तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे? तुम कोशिश कर सकते हो, जय सिंह ने धीरे धीरे कहा। देखते हैं कि मैं तुम्हारे माता पिता को कोई सम्मान दूंगा या नहीं। आलोक गुस्से से फट पड़ा, लेकिन अंत में उसने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि अब जब जय सिंह ने मामलों को इस हद तक बढ़ा दिया है तो वह शायद उसके माता पिता को कोई सम्मान नहीं देगा। श्रीमान सिंह, अगली बार जब आप चंद्रपुर आएंगे तो देखना कि मेरा परिवार अभी भी आपका स्वागत करेगा या नहीं। आलोक ने गुस्से में चिल्लाया। हे! जय सिंह ने एक ठंडी हंसी छोड़ी, अपने बगल में अमीर दूसरी पीढ़ी पर नजर डाली। अब क्या न पीने का निश्चय किया? अमीर दूसरी पीढ़ी कांप गया, हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, फिर भी उसे कांपते हुए घुटने टेकने पड़े। उसने पहले ही देख लिया था कि अब कोई भी जय सिंह को नहीं रोक सकता। ये हुई न बात। जय सिंह हल्के से मुस्कुराया, उसकी नज़र भीड़ पर घूमी। तो फिर क्या किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है? उपस्थित लोगों के चेहरे बदल गए और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से अपनी बियर उठाई और पीना शुरू कर दिया। ये लोग आमतौर पर बार और नाइट क्लब में घूमते थे, बेहद अमीर रात्रि जीवन जीते थे और सभी की शराब सहन करने की क्षमता अच्छी थी। बियर पीने से केवल पेट थोड़ा फूला हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है, चलो जारी रखते हैं, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने सामने पासे का कप उठाते हुए। एक सेकंड रुको, हेमंत अचानक चिल्लाया। क्या खेल बदलने के लिए तैयार हो? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम कोई चाल जरूर है, हेमंत ने दांत पीसे गुस्से में चिल्लाया। ये कैसे संभव है कि हम में से 16 लोग 3 दौर में भी तुमसे नहीं जीते हैं? तुम लोग ही पासा हिला रहे थे, इसका मुझसे क्या लेना देना? जय सिंह ने जवाब दिया। अगर तुम ऊंचे नंबर नहीं निकाल सकते तो क्या यह मेरी गलती है? मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, हेमंत ने गुस्से में चिल्लाया। तुम ये स्वीकार नहीं करोगे? जय सिंह हंसा। उस मामले में हम ऐसा क्यों नहीं करते? मैं पासे के कप को नहीं छूऊंगा। तुम लोग किसी को मेरे लिए पासा फेंकने के लिए चुनो, कैसा रहेगा? हम इसे किस्मत पर छोड़ देंगे। मैं मेज के पास भी नहीं आऊंगा। ठीक है, भीड़ ने एक दूसरे को देखा।
जय सिंह का प्रस्ताव काफी संतोषजनक लग रहा था। अगर तुम पासे के कप को छूते भी नहीं हो और मेज से इतनी दूर रहते हो तो तुम क्या चाल चल सकते हो? अच्छा, हेमंत ने अपने एक आदमी को संकेत दिया, एक आदमी जिसने इन जुआ उपकरणों के साथ अभ्यास किया था और पासा फेंकने में कुछ हद तक कुशल था। शर्त बढ़ाओ, हेमंत ने गुस्से में चिल्लाया। अगर हम हारते हैं तो प्रत्येक को 2 बोतलें। अगर तुम हारते हो तो एक बार में 32 बोतलें, जो तुम चाहो। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शुरू करो, हेमंत ने गहरी आवाज में आदेश दिया। वह आदमी पहले आया और जय सिंह का पासे का कप हिलाया। फिर जय सिंह के बोलने का इंतजार किए बिना उसने सीधे जय सिंह का पासे का कप खोल दिया। 1-2-2-5 पॉइंट। भीड़ तुरंत हंसी में फूट पड़ी। स्कोर डरावना रूप से कम था। 3-1 और 1-1-2 के रोल के अलावा इससे बहुत कम स्कोर नहीं था। इसके अलावा हेमंत और उसके समूह ने बहानों का एक सेट तैयार किया था। एक ही नंबर के 3 तिकड़ी का मतलब था कि वे जय सिंह के 5 पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। तो उनके तर्क के अनुसार केवल 1-1-2 का स्कोर ही उससे हार सकता था। जय भाई, ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ एक ही नंबर के 3 व 1 तिकड़ी है जो सब कुछ खत्म कर देती है। तो केवल 1-1-2 ही आपसे हार सकता है। हम 16 लोग निश्चित रूप से हम सब 1-1-2 नहीं होंगे, है ना? सब जोर से हंसे और हेमंत मेज पर गया, पासे का कप उठाया, उसे लापरवाही से हिलाया और फिर उसे नीचे रख दिया। दूसरों ने भी ऐसा ही किया और अंदर के पासे ने कोई आवाज नहीं की। यह उनकी ओर से जानबूझकर किया गया था। न हिलाकर उन्होंने पिछली संख्याओं को बनाए रखा और इससे पहले उनकी कई संख्याएं जय सिंह से आगे निकल चुकी थीं। जय सिंह हल्के से मुस्कुराता रहा, जैसे कि यह सब उससे असंबंधित हो। ठीक है, चलो खोलते हैं, हेमंत ने सबसे पहले पुकारा। जब उसने अपना पासे का कप खोला फिर उसका चेहरा अचानक जम गया। 1-1-2-4 पॉइंट। अरे यह क्या बकवास है, हेमंत ने श्राप दिया। फिर अपने बगल में आलोक की ओर मुड़ा। आगे बढ़ो, अपना खोलो, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, आलोक ने गर्व से कहा अपना पासे का कप खोलते हुए। 1-1-2-4 पॉइंट, ये क्या बकवास है? आलोक की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकलने वाली थीं। अगला हेमंत दहाड़ा। 1-1-2 1-1-2 1-1-2। सभी 16 लोगों ने अपने कप खोले और सभी 16 बिना किसी अपवाद के 1-1-2 दिखाए। सब चुप हो गए। फिर दृश्य एक ही बार में फट गया। धोखा, वे धोखा दे रहे हैं, एक आदमी चिल्लाया जब वह इधर उधर कूद रहा था। ये बहुत ज्यादा है, धोखा देने की भी एक सीमा होती है। ये क्या है? तुम एक भूत को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? भाड़ में जाए, ये खेलें ही क्यों? धोखेबाजों के हाथ काट दिए जाने चाहिए। भीड़ जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन जय सिंह अकेला हल्के से मुस्कुराता रहा। जैसे ही भीड़ से शोर धीरे धीरे कम हुआ, उसने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी नहीं है। तो उन पेयों के बारे में क्या तुम उन्हें पियोगे या नहीं? मैं तुम्हारी एक आदमी अचानक उछल पड़ा, संगमरमर की मेज को पकड़ा और गुस्से में उसे जय सिंह की ओर पलट दिया। धोखा, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, आदमी जोर से दहाड़ा। जय सिंह पूरी तरह से शांत था, अपनी ओर फेंकी जा रही संगमरमर की मेज को घूर रहा था जब अचानक उसने अपना पैर उठाया और उसे दूर लात मार दी। मेज सीधे वापस लात मारी गई। उस आदमी को जिसने अभी अभी हमला किया था उसके नीचे दबा दिया। देखने वाले भी उछल पड़े। प्रत्येक ने एक शराब की बोतल पकड़ी और जय सिंह को उससे मारने की कोशिश की। बिना किसी दया के जय सिंह एक गोल घूमकर लात मारी जिससे सभी 5 हमलावर जमीन पर आ गए। फिर वह आगे बढ़ा, हवा में एक ट्रिपल किक मारी और अपने सामने के 3 लोगों को उड़ते हुए भेज दिया। इसके साथ ही कमरे में अधिकांश पुरुष नीचे आ गए थे। हर कोई जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था और चिल्ला रहा था, वापस उठने में असमर्थ। जो कुछ लोग शामिल होने में धीमे थे वे अब डर गए थे और अब कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे समझ गए थे कि जय सिंह की ताकत कुछ ऐसी थी जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिंह, तुम यहाँ लोगों को मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा, एक अमीर दूसरी पीढ़ी ने जोर से चिल्लाया। तुम मुझे इससे बचने दोगे या नहीं, ये बात की बात है, जय सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इत्मीनान से अपने कपड़े सीधे करते हुए कहा। हालांकि हमें अभी भी पीना है, चलो जारी रखते हैं। मैं पीने से इनकार करता हूं, मैं जाना चाहता हूं, एक आदमी ने जोर से चिल्लाया। मुझे डर है कि तुम जा नहीं पाओगे, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपने पिता से तुम्हें मरवा दूंगा, आदमी ने गुस्से में दहाड़ा। पहले पियो, फिर हम अन्य मामलों पर बात कर सकते हैं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है, तुम चाहते हो कि मैं इसे जबरदस्ती पिलाऊं? आदमी डर से कांप गया। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि मर्सिडीज वाले आदमी के साथ क्या हुआ था। अगर जय सिंह ने फिर से कोई हरकत की तो ये कहना कठिन था कि क्या होगा। चलो पियो, जय सिंह ने जोर दिया। एक शर्त है ना? मैं वास्तव में तुम लोगों को मजबूर नहीं करना चाहता। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और अंत में अनिच्छा से अपनी बोतलें उठाईं और पीना शुरू कर दिया। सबको पीते हुए देखकर जय सिंह ने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ये हुई ना बात, चलो जारी रखते हैं, क्या कहते हो? जारी रखें, मेरी बला से हर कोई मूर्ख नहीं था। वे देख सकते थे कि पासे का खेल जारी रखने का मतलब निश्चित हार है। अगर वे चलते रहे तो यह उनके जीवन को खतरे में डाल देगा। और नहीं, हेमंत ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, आज के लिए इतना काफी है।
चलो रात को खत्म करते हैं और घर पर आराम करते हैं, हाँ किसी और दिन खेलते हैं, आलोक ने भी जल्दी से जोड़ा। इतनी जल्दी जा रहे हो? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी मत करो, मैंने 100 पेटी बियर का आदेश दिया है, हमें कम से कम उन्हें खत्म करने के बाद ही जाना चाहिए, है ना? ये तुम्हारा आदेश है, तुम पियो, हम पी चुके हैं, एक लड़के ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। 100 पेटी एक व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी थी। यह नहीं चलेगा, अकेले पीने में कोई आनंद नहीं है। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। हम सब यहाँ दोस्त हैं, चलो मेरा साथ दो, जब तुम खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एक महिला ने पहले ही बकवास करना शुरू कर दिया था। क्या बात है, तुम मुझे सम्मान नहीं दोगी? जय सिंह की मुस्कान गिर गई और उसकी आवाज़ ठंडी होने लगी। अगर तुम नहीं पियोगी तो मुझे डर है कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगी। हेमंत का रंग बर्फीला हो गया और उसने गंभीरता से कहा, जय सिंह क्या तुम सच में मामलों को बढ़ने देने के लिए तैयार हो? ज़रूर, तुम लड़ सकते हो और तुम पी सकते हो, लेकिन यह मत भूलो ये चंद्रपुर है। जब हम सबके परिवार एक साथ आते हैं तो यह एक ऐसी ताकत है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने पुल मत जलाओ, मैंने कभी भी कार्रवाई करते समय भविष्य पर विचार नहीं किया। जय सिंह ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो कोई भी जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे पैदा होने पर पछताएंगे। भीड़ कांप उठी और एक लड़की विरोध करने के लिए दौड़ी। तुम बहुत आगे जा रहे हो, क्या तुम लड़कियों को भी धमका रहे हो? मेरी नज़र में तुम एक लड़की नहीं हो। जय सिंह हंसा, तुम्हें केवल एक घटिया औरत माना जा सकता है। तुमने क्या कहा? लड़की तुरंत उन्मत्त हो गई। तुम मेरा इस तरह अपमान कैसे कर सकते हो? यह अपमान नहीं है, यह एक जीवंत वर्णन है, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा प्रेमी यहाँ शायद उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता जो विदेश में हुई है ना? जैक, जॉन, ब्लैक, बिली और जॉय, सक सक सक, विदेश में इतना रंगीन जीवन, इतने सारे पुरुषों के साथ इश्कबाजी, क्या तुम्हें अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करने से डर नहीं लगता? तुम लड़की का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। जय सिंह ने जिन नामों का उल्लेख किया वे सभी विदेश में उसके प्रेमी थे, लेकिन जय सिंह को कैसे पता चला उसके बगल वाला लड़का भी पीला पड़ गया? यह न केवल उसकी प्रेमिका थी बल्कि उसके परिवार द्वारा तय की गई उसकी मंगेतर भी थी। विदेश में पढ़ते समय वह अक्सर उसे फ़ोन पर नहीं मिल पाता था और वह वीडियो कॉल का जवाब नहीं देती थी। उसने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। यशिका, क्या हो रहा है? प्रेमी ने तत्काल मांग की। वो मुझे बदनाम कर रहा है, लड़की ने घबराहट में कहा। प्रेमी ने जय सिंह और यशिका के बीच देखा और गुस्से में कहा, तुम मुझे सच बताओ, वह सच में झूठ बोल रहा है? लड़की ने हताशा में जोर दिया। तुम मुझ पर एक अजनबी से ज़्यादा विश्वास करते हो? प्रेमी स्तब्ध था और जय सिंह को देखा, अनिश्चित कि क्या करे। इस मामले की पुष्टि करना आसान है, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे स्त्री रोग संबंधी जांच के लिए अस्पताल ले जाओ, वो अभी भी उन कई यौन संचारित रोगों से पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ओह, और वैसे जांच करो कि उसने कितने गर्भपात कराए हैं, ये सब पता लगाया जा सकता है। लड़की पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। प्रेमी ने उसे देखा और धीमी आवाज में पूछा, यशिका, क्या ये सच है? वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, लड़की ने उन्मत्त होकर कहा। मैंने सच में नहीं? तो चलो जांच के लिए अस्पताल चलते हैं, प्रेमी ने कहा। लड़की की आवाज़ कांप उठी। जांच किस लिए? मैं बहुत स्वस्थ हूँ। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम उसकी बात कैसे सुन सकते हो? मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन हमें जांच करनी होगी, प्रेमी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं सच में ठीक हूँ, लड़की आंसू बहाने वाली थी। अगर यह उजागर हो गया तो न केवल शादी टूट जाएगी बल्कि परिवार भी उसे छोड़ देगा और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इन वर्षों में उसकी विदेश में पढ़ाई वास्तव में बकवास थी। उसका विदेश में जीवन अविश्वसनीय रूप से स्वच्छंद था। आखिरकार उसके लिए ये सिर्फ परिवार द्वारा तय की गई एक शादी थी और वह अपनी वापसी पर चुपचाप एक अमीर जीवन जी सकती थी बिना किसी प्रयास के। लेकिन अब अगर ये बातें एक जांच के दौरान सामने आईं तो परिवार उसे और नहीं चाहेगा, शादी टूट जाएगी और अपने किसी भी कौशल के बिना वह एक खाई में गिर जाएगी। मुझे पता है कि तुम ठीक हो, लेकिन हमें अभी भी जांच करनी होगी, प्रेमी ने सख्ती से कहा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, लड़की चिल्लाई। तुम बस अब मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझ पर एक अजनबी से ज़्यादा विश्वास करना पसंद करोगे। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन हमें जांच करनी होगी, प्रेमी ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। हम इसे अभी करने जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। लड़की लगभग उन्मादी हो गई थी, लेकिन वह अपने प्रेमी से मुक्त नहीं हो सकी। हे, जय सिंह धीरे से हंसा, मैं तुम दोनों के लिए एक अपवाद करूंगा, तुम पहले जा सकते हो। धन्यवाद, प्रेमी। उसका चेहरा राख जैसा लड़की को बाहर खींच ले गया। उनके बाहर निकलने के साथ ही बाहर गलियारे से लड़की की तीखी चीखें गूंज उठीं। कमरे के अंदर बैठे सभी लोग हैरान और उलझन में थे। जय सिंह ने सबको देखा और हंसते हुए कहा, तुम में से कई लोग विदेश में पढ़े हो, है ना? लड़कियों, हे उस शब्द के बारे में बात नहीं करते हैं। जहां तक पीने की बात है तो हमें अभी भी पीना तो पड़ेगा, है ना? जिन कुछ लड़कियों के चेहरे पर अपराधबोध लिखा था वे पीली पड़ गईं। उस पल किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी।
हेमंत दरवाजे पर नियंत्रण जमाए हुए जय सिंह को देखकर दांत पीसते हुए बोला, जय सिंह, क्या तुम सच में इस बात को इतना बढ़ाना चाहते हो? तुम सबको पीना पसंद नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें जी भरकर पीने दूंगा। जय सिंह हंसा, अगर तुम खत्म नहीं कर पाए तो तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। अगर मेरे पिता आ गए तो हम आज इस मामले को समाप्त नहीं कर पाएंगे, हेमंत ने गंभीरता से कहा। और मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि मेरे पिता का चमनलाल भाई के साथ व्यापार है। क्या तुम सच में चमनलाल भाई को इसमें शामिल करना चाहते हो? कमरे के अंदर बैठे लोग सम्मान से सीधे हो गए। चमनलाल यह एक ऐसा नाम था जिसका चंद्रपुर में बहुत बड़ा मतलब था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे सभी डरते थे। सच में? जय सिंह ने हैरानी का नाटक किया। तुम्हें यह पहले कहना चाहिए था। हेमंत हंसे बिना नहीं रह सका। हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन तुमने मुझे विवश कर दिया। अगर मैं ये फ़ोन कर दूं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अंत क्या होगा? तुम्हें ये फ़ोन बहुत पहले कर देना चाहिए था। जय सिंह ने जल्दी से कहा, चलो छोटे मास्टर जल्दी करो और अपने पिता को फ़ोन करो और चमनलाल भाई को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करो। सक सक सक, चंद्रपुर का बड़ा बॉस, यह एक ऐसी हस्ती है जिससे मुझे अवश्य मिलना चाहिए। हेमंत भौचक्का रह गया। क्या ये लड़का मूर्ख है? अगर चमनलाल भाई आ गए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित रह पाओगे? हेमंत ने भारी मन से कहा, जय, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चमनलाल भाई का स्वभाव अच्छा नहीं है और अगर तुमने उन्हें उकसाया तो हो सकता है कि किसी की जान चली जाए। वाह, कितना रोमांचक है। जय सिंह ने ताली बजाई और जयकार की। तो जल्दी फ़ोन करो। ईमानदारी से कहूं तो तुम बच्चों के साथ खेलना बहुत उबाऊ है, कुछ बड़े लोगों के साथ यह और भी रोचक होगा। लोगों ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। क्या वे वास्तव में एक मूर्ख से बात कर रहे थे? तुम मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर रहे हो? हेमंत ने क्रोधित होकर कहा, मैं अभी फ़ोन करने जा रहा हूं। मैं भी अपने पिता को फ़ोन कर रहा हूं। मैं अपने भाई को तुम्हें टुकड़ों में काटने के लिए बुला रहा हूं। मैं अपने चाचा को फ़ोन कर रहा हूं। इन युवा उत्तराधिकारियों ने एक एक करके फ़ोन करने के लिए अपने मोबाइल निकाले, जबकि जय सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और बस वहां खड़े होकर हंसते हुए अपनी शराब का आनंद लेता रहा। 10 मिनट बाद सभी ने अपने फ़ोन कर लिए थे। उनमें से प्रत्येक अहंकारपूर्वक जय सिंह को धमकी दे रहा था कि उसका अंत निकट है। क्या सभी ने फ़ोन कर लिए हैं? जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है तो चलो जारी रखते हैं। चलो पासा खेलना जारी रखते हैं। तुम्हारे पासे की ऐसी की तैसी मेरे पिता के यहाँ आने की प्रतीक्षा करो और तुम मर गए, एक आदमी जोर से चिल्लाया। ये तो बाद की बात है, वे अभी तक यहाँ नहीं हैं। निश्चित रूप से तुम मुझसे यह नहीं कह रहे हो कि मैं तुम्हें पीने के लिए विवश करूं, है ना? जय सिंह ने कहा। वह आदमी कांप गया, ये जानते हुए कि अगर जय सिंह ने सच में उन पर हाथ उठाया तो वे सभी वश में हो जाएंगे। चलो चलो जारी रखते हैं, जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। इस बार मेरे लिए पासा कौन फेंकेगा? सभी ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि पासा फेंकना मूल रूप से मौत की सजा थी। नहीं, अब और नहीं खेलना, हेमंत ने कहा। तो तुम मुझे कार्रवाई करने के लिए विवश कर रहे हो? जय सिंह खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, हेमंत ने जल्दी से अपने हाथों से इशारा किया। मेरा मतलब है सब एक साथ पीते हैं, एक साथ जाम टकराते हैं, उसी में आनंद है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, पासे के साथ खेलने का मतलब था कि केवल उन्हें पीना पड़ता था और जय सिंह को बिल्कुल भी नहीं पीना पड़ता था। ये बेहतर होगा कि सब एक साथ पिए तो शायद उन्हें जय सिंह पर बारी बारी से हमला करने का अवसर मिल जाए। ऐसी बात है? जय सिंह ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, फिर जब मैं खाली हूँ चलो सब एक साथ। हम कैसे पिएंगे? वही पुराने नियम, मेज़बान कम पिएगा, मेहमान ज़्यादा पिएंगे। हेमंत ने कहा, मैं 1 बोतल पीता हूँ, तुम 2 पियो। मैं 2 बोतल पीता हूँ, तुम 4 पियो। ओह, अच्छा लगता है, चलो शुरू करते हैं। जय सिंह मुस्कुराया और कहा, पीने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ये सब वैसे भी बस मनोरंजन के लिए था। इस बार वह आलोक जैसे इन अमीर बाप की औलादों को शराब के नाम से भी डराने वाला था। 2 दौर पीने के बाद हेमंत की तरफ के कुछ लोग अब और नहीं टिक सके और गिर पड़े। उसी क्षण निजी कमरे का दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया और 7-8 हट्टे-कट्टे आदमी अंदर घुस आए। क्या बकवास है? कौन मेरी बेटी को परेशान कर रहा है? कमरे में प्रवेश करते हुए एक आदमी जोर से चिल्लाया। पिताजी, पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। एक लड़की तुरंत उछल पड़ी जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वह दयनीय रूप से रो रही थी। यह वो है, यह वह है, इसने मुझे परेशान किया। लड़की ने जय सिंह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। नरक में जाओ, उसे काट डालो। उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके साथ आए कई हट्टे-कट्टे आदमी जय सिंह पर झपट पड़े। हेमंत और अन्य लोग मुस्कुराए। आलोक ने होंठ सिकोड़कर उपहास किया, तो क्या हुआ? अगर वह लड़ सकता है और पी सकता है, हमारे साथ खेलना ये हमेशा छोटी मोटी झड़पें होती हैं। जब वह किसी बड़े आदमी से मिलेगा तो मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे मरता है। सभी के मन में एक ही विचार था, ये हट्टे-कट्टे आदमी निश्चित रूप से जय सिंह को चीर देंगे। जय सिंह के बिना उसके बगल में बैठी सुंदर किरण सबकी हो जाएगी। हालांकि स्थिति सभी की अपेक्षाओं से पूरी तरह से परे निकली। जय सिंह पर झपटने वाले हट्टे-कट्टे आदमियों को 1 मिनट के भीतर ही पीट कर नीचे गिरा दिया गया, जिसमें लड़की का पिता भी शामिल था, जिसे जय सिंह ने मुक्का मारा, जिससे उसके सारे दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। सभी इस घटना से स्तब्ध थे। यह क्या हो रहा था? बस यहाँ पी रहे हैं, तुम लोग क्या बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? सच में? जय सिंह ने अपने हाथों से खून पोंछा। बड़बड़ाया, चोट लगने और खून बहने से घिन आती है।
दफा हो जाओ, तुम मेरी भूख खराब कर रहे हो। कई हट्टे कट्टे आदमी लुढ़कते लुढ़कते बाहर भागे। उन्हें एहसास हुआ कि इस बार वे वास्तव में एक कठिन व्यक्ति से टकरा गए थे। बस दरवाजे पर बैठ जाओ, जो भी भागने की हिम्मत करेगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, जय सिंह चिल्लाया, फिर निजी कमरे में वापस चला गया। चलो पीना जारी रखते हैं। वो लड़की पूरी तरह से भौचक्की थी। उसका पिता अपने आदमियों के साथ धमकी भरे अंदाज में आया था और उसे इस तरह से गिरा दिया गया है। भगवान, वे किससे टकरा गए थे? दूसरों के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक लड़के ने शराब के 2 घूंट लिए और जय सिंह अचानक मुड़कर बाहर भागा। मैंने तुमसे कहा था, जो भागेगा उसकी टांगें टूट जाएंगी। सुन नहीं रहे हो है ना? समूह ने केवल जय सिंह की उग्र चीख सुनी, जिसके बाद कई तीखी चीखें आईं और बाहर से लगातार रोने की आवाजें आ रही थीं। ज्यादा समय नहीं लगा और जय सिंह वापस आ गया और भीड़ की चकित निगाहों को देखकर मुस्कुराया। कोई बड़ी बात नहीं, उनमें से 2 ने भागने की कोशिश की तो मैंने उनकी टांगें उखाड़ दी, अब वे नहीं भागेंगे। चलो पीना जारी रखते हैं। हम कहाँ थे? समूह लगभग पागल हो गया था। किसी की टांग को ऐसे उखाड़ देना जैसे कि यह खेल हो। क्या ये शैतान था? विवश होकर समूह ने पीना जारी रखा। जल्द ही लोगों के 2 और समूह आ गए, लेकिन एक बार फिर उन सभी को जय सिंह ने नीचे गिरा दिया और वे सभी दरवाजे पर बैठ गए। इस छोटी सी अवधि में दरवाजे पर अब 30 से अधिक लोग थे। बेशक उनमें से 1/3 जमीन पर पड़े थे। उनकी टांगें जय सिंह ने तोड़ दी थीं। जहां तक दूसरों की बात है, वे अब और भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि जय सिंह दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर था। जैसे ही वे भागना शुरू करते, जय सिंह तुरंत उनकी टांगें तोड़ने के लिए बाहर आ जाता, जैसे कि बाहर कैमरे लगे हों। कौन अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? जल्द ही सबने शराब की 50 पेटियां पी लीं। बेशक 35 पेटियां जय सिंह के पेट में चली गई थीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए प्रत्येक को अभी भी कम से कम एक पेटी साझा करनी पड़ी। जय सिंह ने ऐसा अभिनय किया जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग या तो उल्टी करने या दस्त करने के लिए स्नानघर में भाग गए थे। अब शराब को देखते ही उन्हें लगता था कि काश वे मर जाते। दोस्तों, हम यहाँ अच्छी प्रगति नहीं कर रहे हैं। अभी भी 50 पेटियां बची हैं, हमें गति बढ़ानी होगी, जय सिंह ने मेज पर थप्पड़ मारकर कहा। सभी टूटने के करीब थे। कितना समय हुआ था? उन्होंने इतना पी लिया था और वह अभी भी गति से संतुष्ट नहीं था। बोतल के बाद बोतल बिना रुके, यहाँ तक कि आयरन मैन भी इसे नहीं संभाल सकता है ना। इस महत्वपूर्ण क्षण में लोगों का एक और समूह दरवाजे से अंदर आया। सबसे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने दृश्य का सर्वेक्षण करने के बाद अंत में हेमंत पर अपनी आंखें टिका दी और उसने ठंडे स्वर में पूछा, हेमंत, यहाँ क्या हो रहा है? पिताजी। हेमंत जल्दी से खड़ा हो गया, समझाना चाहता था, लेकिन बाहर उन लोगों के बारे में सोचकर वह मुरझा गया और धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ। चमन चाचा कहाँ है? ठीक हो? हेमंत के पिता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस तरह नशे में हो और कहते हो कि तुम ठीक हो? मेरे साथ घर चलो। हेमंत ने जय सिंह की ओर देखा और सिर झुका लिया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर है कि वो घर नहीं जा रहा है, उसे अभी भी पीना है। जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, या तुम जाकर चमनलाल भाई से उसे वापस ले जाने के लिए क्यों नहीं कहते? तुम अपने आप को समझते क्या हो? चमनलाल भाई को यहाँ आने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो? हेमंत के पिता ने गुस्से से चिल्लाया। जय सिंह बस मुस्कुराया और हेमंत का चेहरा बदल गया जब उसने आग्रहपूर्वक कहा, पिताजी पिताजी, यह ठीक है, ये ठीक है, हम कम पिएंगे, आप चमन चाचा को ले आइए कृपया। जैसे ही वो बोला, हेमंत ने अपने पिता को सार्थक नजरों से देखा। हेमंत के पिता का चेहरा आश्चर्य से भरा था और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अंत में वह पीछे हट गए। बाहर बैठे उन लोगों ने उन्हें महसूस कराया कि कुछ निश्चित रूप से गड़बड़ है। हेमंत के पिता ने छोड़ा नहीं बल्कि प्रबंधक को खोजने गए और धीमी आवाज में पूछा, चमनलाल भाई कहाँ हैं? चमनलाल भाई जल्द ही चंद्रपुर पहुंचने वाले हैं, प्रबंधक ने चुपचाप उत्तर दिया। क्या हुआ, कोई समस्या है? मेरा बेटा वहां उस निजी कमरे में है और कुछ परेशानी लगती है, हेमंत के पिता ने भौहें सिकोड़कर कहा। ये चमनलाल भाई की जगह है, तुम इससे निपटो। प्रबंधक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर चुपचाप कहा, श्रीमान हेमंत, क्या आप कृपया एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हैं? क्या बात है, कोई समस्या है? हेमंत के पिता ने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रबंधक ने चुपचाप उत्तर दिया, बस उस निजी कमरे में एक बहुत सुंदर महिला है, सच में बहुत सुंदर। आप जानते हैं, हमारे छोटे मास्टर, उन्हें सुंदर लड़कियां पसंद हैं। मैंने पहले ही छोटे मास्टर से संपर्क कर लिया है और वो कुछ लोगों के साथ यहाँ आ रहे हैं। वे एक पल में आपके लिए इस मामले को सुलझा देंगे। हेमंत के पिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इस छोटे मास्टर का नाम छोटे मास्टर चमन था, चमनलाल भाई का अवैध बेटा जो अपनी कामुकता के लिए कुख्यात था। ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक नहीं था। जब तक कमरे के अंदर 70 पेटियां पी जा चुकी थीं, तब तक छोटे मास्टर चमन आ चुके थे। छोटे मास्टर चमन लगभग 18 या 19 साल के लग रहे थे। उनके बाल लाल रंगे हुए थे और उनके साथ मोटरसाइकिल के कपड़े पहने और आकर्षक दिखने वाले 1 दर्जन युवक थे। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर आया। उसे देखते ही सभी के भाव बदल गए। ये चंद्रपुर का एक शीर्ष स्तर का बिगड़ा हुआ बच्चा था। वहां मौजूद सभी ने छोटे मास्टर चमन के हाथों कष्ट झेले थे। मैंने सुना है कि यहाँ एक सुंदरी है। छोटे मास्टर चमन की नज़र किरण पर पड़ी और उसने मुस्कान के साथ कहा, क्या वो तुम हो? किरण कुछ भयभीत थी और बिना कुछ बोले जय सिंह के पीछे छिप गई।
छोटे मास्टर चमन ने किरण को ऊपर से नीचे तक देखा, संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, आज रात मैं किसी के साथ दौड़ लगाने जा रहा हूं और मुझे एक महिला साथी की कमी है। तुम मेरे साथ आ रही हो चमन? मेरा क्या? उसके बगल वाली लड़की ने तुरंत नाखुशी से आपत्ति जताई, क्योंकि वह छोटे मास्टर चमन की साथी थी। छोटे मास्टर चमन ने उसे हाथ हिलाकर खारिज कर दिया, तुम आज रात ज्वाला के साथ हो, वो तुम्हें कई दिनों से देख रहा है। ओह चमन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ज्वाला के कपड़े पहने एक युवक ने कहा और तुरंत मुस्कुराने लगा। लड़की ने ज्वाला को ठंडी नज़र से देखा और चिढ़ाते हुए शिकायत की, तुम लोग बहुत मतलबी हो। इसमें ज़्यादा क्रोध नहीं था, जाहिर है वे अक्सर इस तरह खेलते थे। चलो सुंदर महिला, चलो चलें। छोटे मास्टर चमन की आंखें अब केवल किरण पर टिकी थीं, जो उसने अपने जीवन में देखी सबसे सुंदर महिला थी। जैसे ही उसका हाथ किरण को पकड़ने वाला था, जय सिंह ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के से हंसते हुए कहा, उसने अभी तक सहमति नहीं दी है। क्या तुम उसे खुलेआम छीनने की योजना बना रहे हो? तुम्हारी छीनने की ऐसी की तैसी। छोटे मास्टर चमन ने गुस्से से श्राप दिया। ज्वाला अधिक सीधा ने एक छुरा निकाला और उसे सीधे जय सिंह के सिर पर घुमाया। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह एक ही वार में जय सिंह को काटकर मार डालने के लिए तैयार था। ये लोग वास्तव में पीछे नहीं हटते थे। वास्तव में छोटे मास्टर चमन और उसके साथी चंद्रपुर में एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं थे। अपनी कम उम्र के बावजूद उनके सिर पर कुछ जानें थीं, इसलिए उनके हमले वास्तव में अनियंत्रित थे। हालांकि इस बार वह अपने बराबर वाले से मिला था। इससे पहले कि उसका छुरा जय सिंह के सिर पर लगता, जय सिंह होश में आ गया था। उसने छुरी को चकमा दिया और वापस प्रहार किया। एक ही गति में उसने ज्वाला का पूरा हाथ कलाई से साफ काट दिया। ज्वाला शुरू में स्तब्ध था, थोड़ी देर बाद ही उसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया, अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर और खून बहने के साथ पीछे लड़खड़ाते हुए। छोटे मास्टर चमन चौंक गया। वे हमेशा धमकाने वाले थे, यह अनसुना था कि उन्हें धमकाया जाए। तुम छोटे कमीने, तुम मौत को बुला रहे हो। छोटे मास्टर चमन ने दांत पीसकर कहा, इसे मेरे लिए नीचे गिराओ, धत उसे टुकड़ों में काट डालो, सब उस पर टूट पड़ो। कमीने की औलाद, वह हमारे लोगों से उलझने की हिम्मत करता है, बस वहीं खड़े रहो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये युवक चिल्लाते हुए आगे बढ़े, जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं जो खंजर लेकर उस पर आईं, सभी आक्रामकता से भरी हुई थीं। आखिरकार वे दूसरों को धमकाने के आदी थे और ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते थे। जय सिंह ने भी शब्द बर्बाद नहीं किए, वो खड़ा हो गया और सबसे पहले उस पर आए युवक की गर्दन पकड़ ली और उसका सिर नीचे संगमरमर की मेज पर पटक दिया। मेज चकनाचूर हो गई और निश्चित रूप से उस युवक की खोपड़ी भी। खून बह निकला और वह फर्श पर स्थिर पड़ा रहा। अगले कई हमलावरों के छुरे भी नीचे आ गए, लेकिन जय सिंह ने सहजता से चकमा दिया और वापस प्रहार किया। इन लोगों के हाथ भी कट गए, ठीक ज्वाला की तरह कलाई से कट गए। उस पर छोटे मास्टर चमन का समूह अंततः डर गया। बाकी कुछ लोग अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या जय सिंह उन्हें जाने देने वाला था? वह आगे बढ़ा, उसका छुरा उनके बीच से तरबूज काटने की तरह गुजरा और उसने हर एक युवक को नीचे गिरा दिया। केवल छोटे मास्टर चमन ही उस अफरा-तफरी में खड़ा रह गया। छोटे मास्टर चमन डर से पत्थर हो गया था, कांपते हुए जय सिंह को देख रहा था और काफी देर तक बोल नहीं पा रहा था। तुम छोटे मास्टर चमन हो? जय सिंह ने धीरे से पूछा। यह मैं हूँ, छोटे मास्टर चमन हकलाया, फिर जल्दी से कहा, मेरे पिता चमनलाल भाई हैं। तुम तो गए काम से? ओह ऐसी बात है, जय सिंह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो उसे फोन करो और कहो कि जल्दी यहाँ आए। अगर उसे देर हो गई तो तुम्हें सच में किसी को अपनी लाश उठाने के लिए बुलाना पड़ सकता है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। छोटे मास्टर चमन चिल्लाया। बिना एक और शब्द कहे जय सिंह ने छोटे मास्टर चमन का बायां हाथ काट दिया। छोटे मास्टर चमन दर्द से चीख पड़ा। जय सिंह ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, अपने पिता को फोन करो और एक और शब्द मत निकालना, वरना मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। छोटे मास्टर चमन डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर बैठा। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह एक कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। जय सिंह के कार्यों को देखते हुए उसे कोई संदेह नहीं था कि अगर जय सिंह चाहे तो उसे किसी भी क्षण मार सकता है। जैसे ही जय सिंह ने अपना पैर उठाया, छोटे मास्टर चमन ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई आवाज न निकले। काफी देर बाद उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला और चमनलाल भाई को फोन किया। चलो पीना जारी रखते हैं, जय सिंह ने हेमंत और दूसरों से हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी भी 30 पेटियां बची हैं, पी जाओ। भीड़ टूटने के करीब थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि छोटे मास्टर चमन के आने से स्थिति बदल जाएगी। इसके बजाय छोटे मास्टर चमन की उपस्थिति ने केवल जय सिंह का एक और भी भयानक पक्ष उजागर किया था। अब किसी में भी आधा शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। सभी कांपते हुए अपनी बियर पी रहे थे। वे सचमुच इसे और नहीं सह सकते थे। सिर्फ एक बोतल पीने के बाद कई बार उल्टी कर चुके थे। उस क्षण उन सभी ने अपने दिलों में संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। ये बस बहुत असहनीय था। बियर की 30 पेटियां उनके लिए जहर की तरह थीं, जिससे असहनीय पीड़ा हो रही थी। 80वीं पेटी तक चमनलाल भाई के आदमी एक गिरोह के साथ आ गए। जय सिंह ने इन सभी आदमियों को नीचे गिरा दिया और किसी को भी भागने नहीं दिया।
बाहर का गलियारा पहले से ही लाशों से भरा हुआ था, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन गया था। 90वीं पेटी तक चमनलाल भाई का एक आदमी दौड़ता हुआ जय सिंह के पास आया, समाधान के लिए भीख मांग रहा था। हालांकि जय सिंह ने उसके दोनों कान काट दिए और उसे भेज दिया, जिससे उसका रुख बिल्कुल स्पष्ट हो गया। 100वीं पेटी तक सभी की प्रत्याशा के बीच चमनलाल भाई ने अंततः प्रवेश किया। कमरे के बाहर से आवाजें पहले उनके कानों तक पहुंची। विभिन्न बॉस आश्चर्य में कह रहे थे, चमनलाल भाई आप आ गए, आह चमन सेठ आप यहाँ हैं, यह अद्भुत है, ये कमीना हमें बहुत परेशान कर रहा है, ये तो बस हमारे चंद्रपुर को धमकाना है, ये बहुत ज्यादा है, उसने आपके बेटे को भी छूने की हिम्मत की। इस बार हम उसे बचकर जाने नहीं दे सकते, चमनलाल भाई कृपया हमारे लिए खड़े हों। चमनलाल भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे निजी कमरे में प्रवेश किया। बॉस उसके पीछे पीछे आए, जय सिंह को विजयी भाव से देखते हुए बड़बड़ा रहे थे, लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, चमनलाल भाई यहाँ है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी है क्या? अब घुटने टेक कर दया की भीख मांगना भी उपयोगी है, वह तो मरा हुआ ही समझो। बेशक चमनलाल भाई किसी को भी अपनी आंखों में धूल झोंकने नहीं देंगे। यहाँ परेशानी खड़ी करके भी जीवित रहने की उम्मीद करना सपने देखो। चमनलाल भाई को देखते ही कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग उत्साह से भर गए। यह वह आदमी था जिसका चंद्रपुर पर पूर्ण नियंत्रण था, अंत में समस्या का समाधान हो सकता था। धत तेरी चमन सेठ यहाँ है, अब और नहीं पीना। मर्सिडीज वाले आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल फेंक दी, कोसते हुए जय सिंह अपनी मौत का इंतजार कर। जय सिंह क्या तुम जानते हो कि अनैतिकता के मार्ग पर चलने वालों का अंत होता है? का क्या अर्थ है? हेमंत ने भी उपहास किया, अपने हाथ में बोतल नीचे रखते हुए। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि हद से ज्यादा मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। आलोक ने अपनी जीभ से आवाज निकाली, अपने चेहरे पर छाए आत्मसंतुष्टि को छिपा नहीं पा रहा था। चमन सेठ यहाँ हैं और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम कैसे मरने वाले हो। युवक सभी शोर मचा रहे थे। तुम तो गए, मेरे पिता तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेंगे। छोटे मास्टर चमन दहाड़ा चमनलाल भाई के पास दौड़ता हुआ कांपते हुए बोला, पिताजी मेरा प्रतिशोध लीजिए। चमनलाल भाई ने छोटे मास्टर चमन पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक फौलादी दूसरे चेहरे के साथ वह जय सिंह के पास गया। सबके सामने वह जमीन पर घुटने टेक गया। मास्टर जय, मुझे एहसास है कि मैं गलत था और मैं माफी मांगने के लिए झुकता हूं। चमनलाल भाई के बोलने के बाद उसने वास्तव में 3 बार दंडवत प्रणाम किया। हर एक की आवाज फर्श से गूंज रही थी। मौके पर मौजूद भीड़ पूरी तरह से भौचक्की रह गई। क्या हो रहा था? चंद्रपुर का बड़ा आदमी, विंध्य प्रदेश के 7 बड़े ड्रैगनों में से एक चमनलाल भाई वास्तव में जय सिंह के सामने घुटने टेक रहा था, दया की भीख मांग रहा था। एक खनक के साथ एक युवक के हाथ से शराब की बोतल फिसल गई और फर्श पर टूट गई, जिससे सभी चौंक कर जाग गए। भीड़ ने हांफते हुए उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। जब जय सिंह ने सैकड़ों बोतल बियर पी थी, उससे भी ज्यादा हैरान थे। क्या हो रहा है? मर्सिडीज वाले आदमी ने बड़बड़ाया, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? क्या यह एक भ्रम है? मुझे कोई चुटकी काटो ताकि मैं देख सकूं कि यह एक सपना है। उसके बगल वाले व्यक्ति ने तुरंत उस आदमी के शरीर पर जोर से चुटकी काटी और मर्सिडीज वाले आदमी ने एक चीख निकाली, तत्काल कहते हुए, यह एक सपना नहीं है, क्या हो रहा है? कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। सभी मर्सिडीज वाले आदमी की तरह ही चकित थे, जिसमें छोटे मास्टर चमन भी शामिल था, जो हक्का बक्का खड़ा था। लेकिन जय सिंह ने चमनलाल भाई की ओर एक नज़र भी नहीं डाली और हेमंत और दूसरों की ओर देखा। जारी रखो, हाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम वहां जमे हुए क्यों हो? भीड़ एक बार फिर चकरा गई। चमन सेठ आपके ठीक सामने घुटने टेक रहे थे और आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके बजाय यहाँ पीने की चिंता कर रहे हैं। क्या आपको ये भी पता था कि ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्या अब पीने का मन नहीं है? जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें विवश करूं? भीड़ डर से कांपते हुए तुरंत मेज पर रखी बोतलें पकड़ ली और पीना फिर से शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर चमन सेठ भी जय सिंह के सामने घुटने टेक रहे थे तो उनकी क्या आशा थी? बियर की बची हुई 10 पेटियां अंततः समाप्त हो गईं। प्रत्येक व्यक्ति ने एक बोतल पी और कई बार उल्टी की। जब तक पीना खत्म हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। सभी खून की उल्टी करने की हद तक बीमार थे, लेकिन किसी ने भी शिकायत का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। बियर की आखिरी बोतल नीचे जाते देख जय सिंह ने संतुष्टि में सिर हिलाया और मुस्कुराया, आज सबके साथ पीने में बहुत आनंद आया। मुझे आशा है कि भविष्य में हमें एक साथ पीने का एक और अवसर मिलेगा। लोग फर्श और सोफे पर बिखरे पड़े थे। जय सिंह के शब्द सुनकर उन्हें लगभग मरने जैसा महसूस हुआ। फिर से पीना? अगली बार जब वे जय सिंह को देखेंगे तो वे उससे बचकर निकल जाएंगे। कौन तुम्हारे साथ पीना चाहेगा? अपने हाथ में बोतल नीचे रखते हुए जय सिंह अंततः चमनलाल भाई की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। चमन सेठ आप अचानक इतने विनम्र कैसे हो गए? चमनलाल भाई लगभग 2 घंटे से घुटने टेक रहे थे, कभी उठने की हिम्मत नहीं की। इसने एक बार फिर सभी को जय सिंह के अधिकार की असली सीमा दिखा दी। और कौन चमनलाल भाई को इतने लंबे समय तक घुटने टेकवा सकता था? चमनलाल भाई पीले चेहरे के साथ धीमी आवाज में बोला, मास्टर जय, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने जो किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप मेरे लिए जो भी सजा तय करेंगे मैं उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करूंगा। ऐसी बात है? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लहजे को सुनकर यह काफी ईमानदार लगता है।
क्या तुम सच में माफी मांगने के लिए तैयार हो? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, चमनलाल भाई ने कहा। मास्टर जय, मुझे क्षमा करें। बहुत अच्छा। जय सिंह हल्की मुस्कान के साथ अपनी सीट से उठा, चमनलाल भाई के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। बहुत बुरा, अब बहुत देर हो चुकी है। चमनलाल भाई का चेहरा बदल गया और उसने आश्चर्य में जय सिंह को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मास्टर जय, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं पहले ही घुटने टेक चुका हूं। क्या आप मेरे बेटे को छोड़ सकते हैं? चमनलाल भाई, मुझसे ये सब बकवास कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जय सिंह ने कहा। अगर तुम सच में माफी मांगने आए होते तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ सकता था और तुम्हें भी जीने दे सकता था, लेकिन क्या तुम सच में माफी मांगने आए थे? चमनलाल भाई चौंके बिना नहीं रह सका और जय सिंह को देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जय, मैं सच में माफी मांगने आया था, सच में। जय सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा। एक हत्यारा सितारा किस लिए होता है? चमनलाल भाई का भाव अचानक बदल गया। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं कैसे नहीं जानता? जय सिंह ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम पिछले कुछ दिनों से चंद्रपुर में नहीं थे क्योंकि तुम मुझसे निपटने के लिए हत्यारों को काम पर रखने गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी सम्राट एंटरटेनमेंट के प्रवेश द्वार पर दर्जनों हत्यारे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही तुम अपने छोटे बेटे के साथ बाहर निकलोगे वे हत्यारे तुरंत यहां घुस आएंगे। इस बार तुम्हें कितना खर्च करना पड़ा? 1 अरब 2 अरब। तुमने मुझे मारने के लिए सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। चमनलाल भाई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, तुम्हें ये सब पता है? मेरे सामने इन चालाक तरकीबों से परेशान मत हो। जय सिंह ने कहा, अगर मेरे पास असली कौशल नहीं होता तो क्या मैं अकेले तुम्हारे इलाके में तुम्हें खोजने आता? चमनलाल भाई ने कुछ गहरी सांसें ली, मुश्किल से अपनी भावनाओं को स्थिर किया। उसकी आवाज गंभीर थी जब उसने कहा, जब तुम्हें पहले से ही पता है तो मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। आज अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ देते हो तो हमारे बीच का मामला सुलझ जाएगा, अन्यथा ये संभावना नहीं है कि मेरा बेटा और मैं यहाँ से जीवित निकल सके, लेकिन तुम भी जीवित नहीं निकल पाओगे। एक पल रुकने के बाद चमनलाल भाई ने ठंडे स्वर में कहा, तुम गलत हो। मैंने किलिंग स्टार को काम पर रखने के लिए 5 अरब खर्च किए। यह वो सारा धन है जो तुमने मुझसे मांगा था और मैंने वो सब हत्यारों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं हत्यारों को लाभ पहुंचाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि तुम्हें दून। कमीने कमरे के अंदर के लोग स्तब्ध थे। यहाँ क्या हो रहा था? हत्यारों को काम पर रखने के लिए 5 अरब, ये कितने होंगे? आह, कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। जय सिंह ने आह भरी और सिर हिलाया। क्या दुख की बात है? चमनलाल भाई ने ठंडे स्वर में पूछा। जय सिंह ने कहा, मैं कह रहा हूँ ये धन के लिए दुख की बात है। 5 अरब ये कोई छोटी राशि नहीं है, बस ऐसे ही चली गई। तुम कमीने, तुम मरने वाले हो और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। चमनलाल भाई चिल्लाया, क्या तुम किलिंग स्टार को जानते हो? किलिंग स्टार लीजन का संस्थापक खुद एक सॉवरन है। मैंने किलिंग स्टार लीजन से फ्यूजन स्टेज के 2 विशेषज्ञों को साथ ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों के एक समूह को काम पर रखने के लिए 5 अरब खर्च किए। वे कीमत के लायक हैं। ये धन बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन यह मेरा धन है। जय सिंह ने कहा, तुम मेरे धन का इस काम के लिए कैसे उपयोग कर सकते हो? चमनलाल भाई चौंक गया और घूरकर बोला, ये तुम्हारा धन कैसे है? अगर तुम मर जाते हो तो क्या ये सब मेरा नहीं हो जाता? जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, धत तेरी, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। चमनलाल भाई अचानक पीछे हटा और तत्काल चिल्लाया, बुजुर्गों अब आपकी बारी है। जैसे ही वो बोला चमनलाल भाई ने छोटे मास्टर चमन को पकड़ा और कमरे से बाहर भागा। उसके विनती करने आने का कारण पहले अपने बेटे को बचाना था। फिर जब जय सिंह आराम करता तो उसने इन लोगों से पीछे से उस पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन जय सिंह ने उसकी योजना को समझ लिया, इसलिए वह उस दृष्टिकोण के साथ आगे नहीं बढ़ सका। उसका एकमात्र विकल्प एक जोखिम लेना और अपने बेटे के साथ बाहर भागना था, जय सिंह से बचने की उम्मीद में। हालांकि उसने जय सिंह को बहुत कम आंका था। जय सिंह ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसके बजाय अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर जय सिंह धीरे धीरे पीछे पीछे चला। जैसे ही जय सिंह निजी कमरे से बाहर निकला उसने 2 बुजुर्ग आदमियों को देखा जो निजी कमरे के प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े थे। दोनों बुजुर्ग आदमी लगभग 60 के दशक के लग रहे थे। उनकी नजरें तेज और उत्साही थी। दोनों में फ्यूजन स्टेज की शक्ति थी जो उन्हें विंध्य प्रदेश में भी दुर्जेय व्यक्ति बनाती थी। चमनलाल भाई छोटे मास्टर चमन के साथ पहले ही दोनों बुजुर्गों के पीछे भाग चुका था, अब बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो उन्मत्त होकर हंसा और बोला, श्रीमान जय, ये दोनों सज्जन वे मास्टर हैं जिन्हें मैंने काम पर रखा है। अब अपनी मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जय सिंह ने दोनों बुजुर्गों को हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, सज्जनों, क्या हम संभवतः बातचीत कर सकते हैं? एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, हम हत्यारे अपने काम पर मोलभाव नहीं करते। यह मोलभाव नहीं है, ये चर्चा है। जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, ये कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हें जीवित वापस जाने दूं तो तुम उस 50 करोड़ में से कितना वापस कर सकते हो? दोनों बुजुर्गों के चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। क्या ये शब्द बहुत अहंकारी नहीं थे? मौत को बुला रहे हो? एक बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ा सीधे जय सिंह पर एक मुक्का मारा। मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ एक प्रभावशाली गति के साथ आया। एक आकस्मिक हाथ उठाकर जय सिंह ने सहजता से बुजुर्ग के मुक्के को रोक दिया और हंसते हुए कहा, अभी सहमत होने में देर नहीं हुई है। बुजुर्ग की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। जय सिंह की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह से परे थी।
हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार जय सिंह बहुत छोटा था और वह कितना शक्तिशाली हो सकता था। मारो, बुजुर्ग ने उग्र रूप से चिल्लाया। मुक्कों और लातों की बौछार कर दी जो सभी सबसे भयानक हथियारों में बदल गए। प्रत्येक प्रहार जय सिंह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित कर रहा था। जय सिंह बुजुर्ग के चारों ओर एक तितली की तरह नाच रहा था जो फूलों के बीच से गुजर रही हो, आसानी से इन हमलों की श्रृंखला को चकमा दे रहा था। ये देखकर दूसरे बुजुर्ग को एहसास हुआ कि जय सिंह की शक्ति उनकी अपनी शक्ति से अधिक थी और केवल एक ही काफी नहीं होगा। इस प्रकार वह एक उग्र चीख के साथ मैदान में शामिल हो गया। दूसरे बुजुर्ग के साथ मिलकर जय सिंह का मुकाबला करने लगा। दोनों बुजुर्गों के एक साथ हमला करने से जय सिंह पर दबाव दोगुना हो गया। जय सिंह ने खेलना बंद कर दिया और दोनों बुजुर्गों के साथ आमने सामने भिड़ना शुरू कर दिया। उनके मुंह के टकराए, उनकी कोहनियां टकराई। बुजुर्गों ने एक भयंकर और दबंग दृष्टिकोण अपनाया। उनके हमले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। जय सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने डेमोनिक सेक्ट की युद्ध तकनीकों से ओवरलॉर्ड डेविल फिस्ट का प्रयोग किया और दोनों बुजुर्गों के विरुद्ध पूरी ताकत से भिड़ गया। ओवरलॉर्ड डेविल फिस्ट डेमोनिक सेक्ट की एक युद्ध तकनीक जब इसकी मानसिक साधना विधि के साथ संयुक्त होती है तो यह अत्यंत भयंकर और दबंग होती है। नियति ग्रंथ में वर्तमान में जो दर्ज है उसके अनुसार यह सबसे शक्तिशाली आक्रामक मुष्टि तकनीकों में से एक है। हालांकि ओवरलॉर्ड डेविल फिस्ट का एक नकारात्मक पक्ष भी था। इसकी आक्रमण शक्ति इतनी दुर्जेय थी कि इसके परिणामस्वरूप रक्षा कमजोर हो जाती थी। अभ्यासकर्ताओं को पूर्ण प्रभुत्व की हवा का प्रतीक बनना पड़ता था। शिखर तक अथक रूप से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक मुक्का बिना किसी आरक्षण के उनके शरीर में शक्ति के हर औंस पर निर्भर करता था। हर मौके को अपनी शक्ति के चरम को उजागर करना पड़ता था और अगर इसका मतलब मारना था तो इसे एक ही वार में सच होना पड़ता था। अगर यह चूक गया तो मरने वाला खुद होगा। दोनों बुजुर्ग भयंकर और दबंग हो सकते थे, लेकिन जय सिंह के साथ कुछ वारों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें लगा जैसे उनकी अपनी शैली काफी कोमल थी। जय सिंह के मौके बहुत ही दबंग थे। जल्द ही दोनों बुजुर्गों के पास केवल बचाव की शक्ति बची थी और जवाबी हमला करने की कोई ताकत नहीं थी। दोनों बुजुर्गों के चेहरे अत्यंत बदसूरत हो गए। उनके विचार में उन दोनों का एक हाई स्कूल के छात्र के खिलाफ मिलकर लड़ना पहले से ही शर्मनाक था और अब पूरी तरह से नुकसान में होना यह उनके सम्मान के लिए एक खतरा था। लेकिन चाहे दोनों बुजुर्ग कितनी भी डेस्परेटली लड़े, वे लड़ाई की लहर को बदलने में असमर्थ थे। हाँ, जय सिंह दहाड़ा लड़ाई में गहराई से डूबा हुआ अचानक चिल्लाया, हेवन एंड अर्थ कोलैप्स। उस दहाड़ के साथ जय सिंह ने अपना मुक्का मारा। तेज हवा के साथ बिजली और गरज की हल्की आवाजें थीं और उसके सामने की जमीन जल्दी से बिखर गई। हवा फट गई। हवा का झोंका दोनों बुजुर्गों की ओर एक स्पष्ट रूप से तेज गति से बढ़ा। उसकी उपस्थिति भयानक थी। दोनों बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए, एक पल भी हिचकिचाए बिना अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके एक साथ प्रहार का मुकाबला करने के लिए। एक गगनभेदी विस्फोट के साथ शक्तिशाली हवा उनके मुक्कों से टकराई। बुजुर्गों को पीछे की ओर उड़ा दिया गया। तीन दीवारों को तोड़ते हुए अंत में रुक गए, जमीन पर गिर पड़े, संघर्ष करने में असमर्थ। जय सिंह ने भी एक हल्की सांस छोड़ी और अपने शरीर से शक्ति वापस ले ली। उसकी आंखों में तेज चमक थी। ये पहली बार था जब उसने ओवरलॉर्ड डेविल फिस्ट का इस्तेमाल किया था और इसकी शक्ति वास्तव में उसकी कल्पना से परे थी। चमनलाल भाई अभी भी दूर से छोटे मास्टर चमन के साथ देख रहा था। दोनों बुजुर्गों को पराजित देखकर उसने तुरंत छोटे मास्टर चमन को पकड़ा और बाहर भागा। जय सिंह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर चला, उनका पीछा करने के लिए बड़े कदम भी नहीं उठाए, जैसे कि वह आराम से एक बगीचे में टहल रहा हो। पीछे के दर्शक केवल कांप सकते थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ज्यादा समय नहीं लगा और जय सिंह सम्राट एंटरटेनमेंट के भव्य प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, जय सिंह ने एक गोली की आवाज सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और एक गोली ठीक उसी जगह लगी जहां वह अभी खड़ा था। स्नाइपर जय सिंह ने होंठ सिकोड़े। उसने सेना में ऐसे दृश्य बहुत बार देखे थे। एंटी स्नाइपिंग उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, खासकर अब। साधारण स्नाइपरों का उस पर कोई डराने वाला प्रभाव नहीं था। जल्दी जल्दी कई और गोलियों की आवाजें आईं और जय सिंह ने आसानी से उन सभी को चकमा दे दिया। उसी समय उसने जमीन से मुट्ठी भर छोटे पत्थर उठाए और लापरवाही से उन्हें बाहर फेंक दिया। जल्द ही दूर की इमारत से कुछ चीखें आईं। स्नाइपरों को जय सिंह ने मार गिराया था। इस बीच चमनलाल भाई और उसका बेटा लगभग गली के अंत तक पहुंच चुके थे। जय सिंह ने धीमी गति से पीछा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चमनलाल भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे 500 करोड़ सच में बर्बाद हो गए। तभी गली के अंत से एक काले कपड़े पहने और चेहरा ढके हुए आदमी निकला। उस आदमी ने चमनलाल भाई और उसके बेटे को अपने पास से गुजरने दिया, फिर अचानक अपने शरीर से 2 बंदूकें निकालीं और बिजली की गति से जय सिंह पर 5 गोलियां चलाईं। जय सिंह का भाव बदल गया और वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटा, अपनी स्थिति को 3 बार बदला। 2 गोलियां वहीं लगी जहां वह अभी था और बाकी 3 वहीं गिरी जहां वह अभी अभी चकमा देकर हटा था।
दूसरे शब्दों में इस व्यक्ति ने जय सिंह के सभी भागने के मार्गों का अनुमान लगा लिया था और अगर जय सिंह थोड़ा भी धीमा होता तो वह बहुत संभवतः गोलियों से मारा जा सकता था। ओरिजिनल ब्लड वुल्फ स्नाइपिंग टेक्निक। जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? दूर खड़ा काले कपड़े वाला आदमी भी रुक गया आश्चर्य से जय सिंह को घूरते हुए। तुम्हें कैसे पता मैं तीसरी पीढ़ी का ब्लड वुल्फ किंग जय सिंह हूं? जय सिंह ने गंभीरता से कहा। तुम काले कपड़े वाला आदमी स्तब्ध था और काफी देर तक वहीं अवाक खड़ा रहा। तुम कौन हो? जय सिंह ने आगे कदम बढ़ाए और गंभीर स्वर में पूछा। ब्लड वुल्फ स्नाइपिंग टेक्निक ऐसी चीज नहीं है जो हल्के में दी जाती है, खासकर ओरिजिनल ब्लड वुल्फ स्नाइपिंग टेक्निक ये लगभग एक खोई हुई कला है। तुमने इसे कहां से सीखा? काले कपड़े वाले आदमी ने जय सिंह को काफी देर तक घूरा, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे को ढके हुए काले कपड़े को हटाया और गंभीरता से कहा, मैं ओरिजिनल ब्लड वुल्फ किंग विक्रम राठौड़ हूं। ये तुम हो? जय सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। बेशक वो ओरिजिनल ब्लड वुल्फ किंग के बारे में जानता था। वह ब्लड वुल्फ स्पेशल कॉम्बैट टीम का संस्थापक था, इकाई में एक महान व्यक्ति। उसने ब्लड वुल्फ स्नाइपिंग टेक्निक बनाई जो टीम की सबसे शक्तिशाली गुप्त रणनीति थी। जब जय सिंह सेना में शामिल हुआ तो विक्रम राठौड़ पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। जय सिंह उनसे कभी नहीं मिला था, लेकिन उसने उनके बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। सख्ती से कहें तो विक्रम राठौड़ जय सिंह के वरिष्ठ और उनके कमांडर थे। एक पल की चुप्पी के बाद जय सिंह अचानक सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और विक्रम राठौड़ को एक मानक सैन्य सलामी दी। ये सेना का एक अनुभवी को सम्मान दिखाने का तरीका था, साथ ही साथियों के बीच श्रद्धा का एक रूप भी। विक्रम राठौड़ ने जय सिंह को देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी दोनों बंदूकें होल्स्टर में डाली, सीधा खड़ा हुआ और जय सिंह को सलामी दी। फिर वो मुड़ा और चला गया। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, श्रीमान चमन, मैं ये काम नहीं कर सकता। चमनलाल भाई दूर से हक्का बक्का रह गया। अगर विक्रम राठौड़ भी भाग गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी निश्चित मृत्यु होगी? अरे तुम हत्यारों ने धन ले लिया और अब तुम काम से मना कर सकते हो? चमनलाल भाई ने चिंतित होकर कहा, यह नियमों के विरुद्ध है। तुम्हारा कमांडर तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ेगा। विक्रम राठौड़ ने अपना हाथ हिलाया, एक बार भी अपना सिर पीछे नहीं घुमाया। जय सिंह ने अपना हाथ हिलाया और चमनलाल भाई और उसके बेटे के शरीरों में कई चांदी की सुइयां डाल दीं। इसके साथ वे दोनों पूरी तरह से स्थिर हो गए और जय सिंह किसी भी समय उनसे निपटने के लिए वापस आ सकता था। कैप्टन जय सिंह ने जल्दी से विक्रम राठौड़ का पीछा किया। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम राठौड़ ने जय सिंह की ओर मुड़कर देखा और सिर हिलाया। कर्नल राणा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसने कहा कि तुम में बहुत क्षमता है और तुम हम दोनों को पार कर सकते हो। ये दुख की बात है कि तुमने एक गलत रास्ता अपना लिया है। जब करने के लिए बेहतर चीजें हैं तो इन मामलों में क्यों उलझना? कैप्टन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जय सिंह ने सिर हिलाकर कहा, मैं बस लोगों को एक अभिशाप से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। चमनलाल भाई कोई अच्छा आदमी नहीं है। लोगों को एक अभिशाप से छुटकारा दिलाना? विक्रम राठौड़ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम प्राचीन काल के नायक हो? लोगों को एक अभिशाप से छुटकारा दिलाना? हाँ, ये सच में हंसने वाली बात है। जय सिंह के चेहरे पर असुविधा दिखाई दी जब उसने गंभीरता से कहा, कैप्टन, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया है उसके बारे में आपको कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन मेरे कार्यों में मेरा विवेक साफ है, जो हमारी ब्लड वुल्फ स्पेशल कॉम्बैट टीम का आदर्श वाक्य भी है। इसके विपरीत आप धन के लिए हत्या कर रहे हैं। क्या ये हमारी टीम के आदर्श वाक्य का वास्तविक उल्लंघन नहीं है? विक्रम राठौड़ चुप हो गया। काफी देर बाद उसने अंततः एक उदास आह भरी और धीरे से कहा, इस दुनिया की चीजें कभी भी उतनी सरल या शुद्ध नहीं होंगी जितनी वे सेना में होती हैं। एक बार जब आप समाज में प्रवेश करते हैं तो कई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। मैं ऐसा बन गया हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी यही अंत हो। कैप्टन, इसमें कुछ भी नहीं है, जय सिंह ने तत्काल कहा। बस मुझे रिपोर्ट करने के लिए वापस जाना होगा। विक्रम राठौड़ ने अपना हाथ हिलाया, जब तुम्हारे पास समय हो तो कर्नल राणा से मिलने जाना। वह भी ठीक नहीं है। कर्नल राणा दूसरी पीढ़ी के ब्लड वुल्फ किंग थे और सेना में शामिल होने के बाद जय सिंह के कैप्टन थे। जय सिंह के सभी कौशल कर्नल राणा ने सिखाए थे। कर्नल राणा के डिस्चार्ज होने के बाद जय सिंह तीसरी पीढ़ी के ब्लड वुल्फ किंग बन गए थे। कर्नल राणा को क्या हुआ? जय सिंह ने चिंतित होकर पूछा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। विक्रम राठौड़ ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह और बात करने के लिए अनिच्छुक हो और चला गया। जय सिंह वहीं खड़ा रहा, विक्रम राठौड़ की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए चुप्पी में डूब गया। वह जानता था कि विक्रम राठौड़ ने निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा अनुभव किया होगा कि वह ऐसा बन गया है। सैन्य कर्मियों के लिए डिस्चार्ज के तुरंत बाद समाज में फिट होने के लिए संघर्ष करना सामान्य था, लेकिन विक्रम राठौड़ का मामला काफी गंभीर लग रहा था। एक समय का ओरिजिनल ब्लड वुल्फ किंग एक भाड़े का सैनिक बन गया था जो धन के लिए हत्या करता था। आखिर हुआ क्या था? बेशक जय सिंह अपने दिल में जिस बात को लेकर अधिक चिंतित था वह कर्नल राणा थे। आखिरकार वह कैप्टन थे जिन्होंने उसे पाला था।
सेना में वो उसके शिक्षक थे, उन लोगों में से एक जिनके प्रति वो सबसे अधिक आभारी था। जय सिंह को अभी भी वो समय याद था जब वो और कर्नल राणा 2 आदमी जंगल में भयंकर डाकुओं से घिरे हुए थे। अपनी बुद्धि के अंत में रोटी का आखिरी टुकड़ा साझा किया जो कर्नल राणा ने जय सिंह को दिया था। कर्नल राणा एक लड़की की तस्वीर पकड़े हुए जय सिंह पर मुस्कुराए और कहा, यह मेरी प्रेमिका है, सुंदर है ना। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए तो मैं उससे शादी करने के लिए वापस जा रहा हूँ। यह उसी लड़ाई में था कि जय सिंह घायल हो गया था और उसने नियति ग्रंथ को खोल दिया था। ये भी उसी लड़ाई में था कि कर्नल राणा ने हमेशा के लिए एक पैर युद्ध के मैदान पर छोड़ दिया था। जब जय सिंह जागा तो कर्नल राणा पहले ही डिस्चार्ज होकर जा चुके थे।